हेलो एवरीवन। सो यार इस वीडियो के साथ हम ग्राफ टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं। ग्राफ जितना मुश्किल तुम्हें लगता है या जितना तुमने अब तक पढ़ा होगा तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा, मेरी वीडियोस देखने के बाद आई होप तुम्हें इतना मुश्किल ना लगे। मैं सारी वीडियोस स्मॉल बनाने वाला हूँ, हर एक वीडियो में हम सिंगल टॉपिक पढ़ने वाले हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। बस मेरी यार तुमसे ये एक्सपेक्टेशन है कि जो भी टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ रहा हूँ और अगर मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स करने को बोलता हूँ तो तुम उसको डेफिनेटली करो। वो तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेंगे ग्राफ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। एक बार ही तुमने ये ग्राफ का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो इस टॉपिक में जनरली होता क्या है कि जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो मोस्टली सिमिलर काइंड आते हैं, तो तुम्हें वो प्रॉब्लम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस ग्राफ में अच्छा रहा तो। मैं हर एक वीडियो को लेंदी नहीं बना रहा या फिर ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि वरना फिर बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और नींद भी आने लग जाती है। तो ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देखेंगे ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, हम इसको कैसे कैसे स्टोर करते हैं और मेनली इम्प्लिसिट ग्राफ क्या होते हैं, वो नॉर्मल ग्राफ से कैसे अलग होते हैं। तो यार ग्राफ बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशन बिटवीन पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट, सिटी और एनीथिंग, मतलब सिमिलर काइंड के वर्टेक्स, नोड या कुछ भी एंटिटी है, मान लो जैसे 4 5 3 ये सारे नंबर्स हैं, इनके बीच में रिलेशन कैसे है, यानी कि 0 1 और 2 से रिलेट कर रहा है लेकिन 0 डायरेक्टली 4 से रिलेट नहीं कर रहा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम एक डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। तो हम ग्राफ बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इन रिलेशन को देखें और इन रिलेशन को जानने के बाद हम जो भी ऑपरेशन लगाएं उससे हमारा कुछ डेफिनेट रिजल्ट आए। तो ग्राफ के बहुत सारे टाइप होते हैं, साइक्लिक, एसाइक्लिक, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, वेटेड, अनवेटेड। तो हम जनरली स्टार्ट करेंगे अनवेटेड ग्राफ के साथ। कोई भी हम एल्गोरिदम करेंगे, अगर उस टाइम पे मेरे को उसका वेटेड या फिर डायरेक्टेड ग्राफ का क्वेश्चन मिलेगा तो मैं उसको डेफिनेटली उस टाइम ज़रूर करवाऊंगा, उसकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम हर एक टाइप के ग्राफ यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, हर एक एल्गोरिदम के ग्राफ को सॉल्व करेंगे डिटेल में, हर एक एल्गोरिदम के ऊपर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्मॉल मैंने एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे ये जो 0 1 2 3 4 2 वाला पार्ट है ये ग्राफ का, जनरली हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ग्राफ के वो ऐसे फॉर्मेट के आते हैं जिसमें नॉर्मल हमें एस दे रखा होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई वेट नहीं होता, कोई साइकिल नहीं होता। नोड से नोड के बीच में जैसे 5 के 5 तक में ही साइकिल है और ये एज में एक वेट है, यानी कि 5 से 5 के थ्रू ही ट्रेवल करने में एक वेट लग रहा है हमारा। 5 से 6 के थ्रू हमारा डायरेक्टेड एज है, यानी कि 5 से 6 की तरफ तो हम जा सकते हैं लेकिन 6 से 5 की तरफ हम नहीं जा सकते, और 5 से 6 की तरफ हम जाएंगे तो हमारी कॉस्ट -20 है। -20 मेरा यूज़ करने का यही मोटो था कि तुम बस ये मत समझना कि जो वेट होगा हमारे एज का वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ग्राफ के एल्गोरिदम डिफरेंट डिफरेंट इसलिए है मोस्टली क्योंकि जैसा हमें ग्राफ गिवन होगा उस हिसाब से हम एक एल्गोरिदम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको यूज़ करेंगे। ग्राफ को स्टोर करने के जनरली 3 तरीके होते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट एंड एज लिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारा स्पेस क्या लगता है, वी स्क्वायर। वी यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स की, ग्राफ के कितने वर्टेक्स हैं या फिर कितने नोड्स हैं। ग्राफ इक्वल्स टू वी कॉमा ई। जब भी ऐसा गिवन हो तो इसमें पहला नंबर ये होता है कि कितने वर्टेक्स हैं और दूसरा नंबर क्या होता है कि कितने एजेस हैं हमारे ग्राफ के अंदर। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम जब भी बनाते हैं तो मैट्रिक्स का रो और कॉलम पहला क्या होता है कि हमारे जितने भी वर्टेक्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मान लो यहाँ का एक सेल आई जे है, वो 0 या 1 होगा। 1 वो कब होगा, सेल आई जे 1 तब होगा जब एक ith वर्टेक्स का कनेक्शन है jth वर्टेक्स के साथ। जैसे 0 का कनेक्शन 1 के साथ था तो सेल 0 1 मेरा क्या है, 1 है। 0 का 0 के साथ कनेक्शन नहीं था तो ये 0 है। ये अनवेटेड ग्राफ को हम 0 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ग्राफ तुम्हारा वेटेड होता है तो उसी सेम सेल आई जे पे हम उसका वेट लिख देते हैं, जैसे 20 और -20 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक 2D वेक्टर हमने बना लिया, सबको इनिशियली हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। जितने भी एजेस हमारे को दिए हुए होते हैं हम उस सेल नंबर पे क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। जैसे हमें एस दिया होगा 0 से 1 तो हमने क्या करा, 0 1 सेल नंबर को 1 कर दिया। या फिर 5 से 5 हमें दिया हुआ था कि 20 है तो 5 से 5 सेल नंबर को हमने क्या कर दिया, 20 कर दिया। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स को कोड करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर मेरा वर्टेक्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो, 1000 से ज़्यादा बड़ा वर्टेक्स के लिए मेरे को वी स्क्वायर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, लेकिन मेरे उतने एजेस नहीं है, मेरे एजेस उस ग्राफ में कम है।
तो मेरे मोस्टली जितने भी सेल होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर वो 0 होंगे, लेकिन मेरी स्पेस बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। और अगर मेरे को इस पर्टिकुलर वर्टेक्स का सारे नेबर मेरे को चेक करने हो तो मेरे को O ऑफ V टाइम लग जाएगा इसको ट्रेवल करने में। जो जो सेल मेरा 1 होगा वो उसके नेबर होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अगर मेरे को सारे वर्टेक्स के लिए ऐसे चेक करना होगा तो मेरी V स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम जनरली मैट्रिक्स का यूज़ नहीं करते। कभी आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ऐसी आई जहाँ पे मैट्रिक्स का यूज़ मैं कर पाऊंगा तो मैं इसको ज़रूर करके दिखाऊंगा, लेकिन मोस्टली हम इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये मेथड बता दिया। और हम इस मेथड से मल्टीग्राफ भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। मल्टीग्राफ का जब प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि मल्टीग्राफ हम इससे क्यों नहीं यूज़ करते और एडजेसेंसी लिस्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है हमारी एडजेसेंसी लिस्ट, कि एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है, हम इसको ग्राफ को कैसे एडजेसेंसी लिस्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एडजेसेंसी लिस्ट जैसे नाम है कि हर एक वर्टेक्स का जिस वर्टेक्स के साथ कनेक्शन है हम जनरली वेक्टर में वही स्टोर कर लेते हैं, डायरेक्टली यही स्टोर कर लेते हैं। हम वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाते हैं। हमने अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ अनवेटेड ग्राफ का बनाना है तो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट से काम चल जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे 0 1 2 से कनेक्ट था तो 0 के इसमें हमने 1 2 डाल दिया, 0th इंडेक्स के वेक्टर में हमने 1 2 डाल दिया, 1 में हमने 0 3 डाल दिया, 2 में 0 4 डाल दिया, 3 में 1 4 डाल दिया। ऐसे करके हमने डायरेक्ट क्या डाल दिए कि वो वाला वर्टेक्स, यानी कि ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये रिप्रेजेंट करता है वर्टेक्स का नंबर, और जो इसके राइट हैंड साइड में ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला वर्टेक्स किन किन से कनेक्टेड है। तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमारे जितने काम के हैं हमने सिर्फ वही स्टोर करा है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी V प्लस E हो जाएगी, जहाँ पे V हमारा वर्टेक्स है, E हमारे एजेस हैं। और इससे हम मल्टीग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरी इजली। और इसमें अगर मेरे को इसका नेबर देखना हो, O के कितने नेबर हैं, तो मान लो अगर इसके K नेबर्स हैं तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, O ऑफ K होगी, क्योंकि मैंने स्टोर ही सिर्फ सिंपली उतना वो करा है। मान लो मेरा ग्राफ वेटेड होता तो मेरे को सिर्फ यही स्टोर नहीं करना होता कि 0 किस किस से कनेक्टेड है। अगर 0 1 से कनेक्टेड है तो उनके बीच का जो कनेक्शन है उसका वेट क्या है। तो उसके लिए मैं क्या बनाता, वेक्टर ऑफ वेक्टर पेयर बनाता, जिसमें पहला एलिमेंट क्या होता मेरा कि किससे वो कनेक्टेड है, और दूसरा एलिमेंट क्या होता कि उसका वेट क्या है। तो ऐसे कर छोटी मोटी चेंजेस करके हम एडजेसेंसी लिस्ट से हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। डायरेक्टेड भी बना सकते हैं, अनडायरेक्टेड भी बना सकते हैं, वेटेड भी बना सकते हैं, अनवेटेड भी बना सकते हैं। अब आती है बात एज लिस्ट। तो एज लिस्ट हमारा क्या होता है, तो एज लिस्ट में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली एजेस स्टोर कर लेते हैं कि 0 1 का एज है, 0 2 का एज है, 1 3 का एज है, 2 4 का एज है, 3 4 का एज है, 4 5 का एज है, 5 6 का एंड 5 5 का एज है। और ये नंबर रिप्रेजेंट हमारे क्या करते हैं, एज नंबर। एज लिस्ट हम मोस्टली इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें जितने भी एजेस होते हैं वो किसी ना किसी फॉर्मेट में सॉर्टेड होते हैं। अगर मेरा ग्राफ अनवेटेड है तो एज लिस्ट मेरी इसी लाइन तक बनेगी, लेकिन अगर मेरा ग्राफ वेटेड होता तो मैं एक और कंपोनेंट डालता इस एज के साथ में ही। वो क्या होगा कि इस एज का वेट कितना है। तो जब भी हम एज लिस्ट जनरली बनाते हैं तो हम वेटेड के लिए ही बनाते हैं, और क्रुस्कल एल्गोरिदम में एज लिस्ट का यूज होता है क्योंकि उसमें हमें एज लिस्ट सॉर्ट करनी होती है डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द ग्राफ। तो हम ये भी उस टाइम देख लेंगे जब क्रुस्कल करेंगे कि एज लिस्ट हम कैसे बनाते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एडजेसेंसी लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा उसमें 6 प्रॉब्लम्स हैं। तुम सबको वो 6 की 6 प्रॉब्लम आज 1-2 दिन में सॉल्व कर लेनी है नेक्स्ट वीडियो से पहले, ताकि तुम्हें अच्छे से एडजेसेंसी लिस्ट बनानी आ जाए, उसको ऑपरेट करना आ जाए, ग्राफ की थोड़ी सी थिंकिंग तुम्हारे अंदर जनरेट हो कि किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम ग्राफ लगा सकते हैं, कैसे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे जिसमें हम ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। जनरली उन सारे 6 के 6 क्वेश्चन में कोई भी एल्गोरिदम का यूज़ नहीं हुआ है ग्राफ के, टिपिकल ग्राफ के एल्गोरिदम का। नॉर्मल लिस्ट बनानी है तुम्हें और उसको ऑपरेट करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से। अब यार कुछ ग्राफ के टाइप ऐसे होते हैं जो हमें रिप्रेजेंट पहले मतलब हमें बनाने नहीं पड़ते, या फिर अलग से कोई लिस्ट विस्ट नहीं बनानी पड़ती, वो पहले से ग्राफ के फॉर्मेट में होते हैं। और वो क्या होते हैं, जैसे 2D ग्रिड के जो प्रॉब्लम्स हो गए। अब 2D ग्रिड के प्रॉब्लम्स में हमेशा तो हमें को कोई कंडीशन दी हुई होती है कि मान लो तुम एक पर्टिकुलर सेल पे हो, तुम उसके नेबरिंग सेल पे जा सकते हो अगर वो सेम है या फिर अगर वो डिफरेंट है।
तो ऐसे करके हमारे को ये लिस्ट कंडीशन दी होती है। तो ये जनरली क्या होता है कि मान लो मैं कहूँगा कि मैं इस सेल पे खड़ा हूँ, मैं हर एक नेबरिंग सेल पे तभी जा सकता हूँ जब वो सेम हो। तो इस सेल का नेबरिंग सेल क्या है, ये वाला है, ऊपर वाला है, लेफ्ट वाला है एंड नीचे वाला है। तो मैं इस सेल से इस सेल पे तो जा सकता हूँ, इस सेल से इस सेल पे तो जा सकता हूँ, लेकिन ऊपर और लेफ्ट में मैं नहीं जा सकता। तो यानी कि मैं अगर ग्राफ के टर्म में बोलूँ तो यानी कि इस सेल का कनेक्शन इस सेल और इस सेल के बीच में एक एज है, और इस सेल और इस सेल के बीच में एक एज है, लेकिन ऊपर और लेफ्ट में कोई एज नहीं है। तो ग्राफ में क्या होता है, एक नोड से अगर दूसरे नोड पे हमें जाना हो तो उनके बीच में एज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से हम इस मैट्रिक्स के अंदर भी कह सकते हैं कि इन दो एज पे अगर हमें शिफ्ट करना है तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यानी कि इनके बीच में एक एज है। तो इसके लिए हमें अलग से ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली देखेंगे कि अगर ये हम जा सकते हैं तो हाँ हम चले जाएंगे। तो ये इम्प्लिसिट ग्राफ होते हैं। इसके ऊपर हम क्वेश्चन अलग से करेंगे। हर एक एल्गोरिदम के मैट्रिक्स वाले भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। डीएफएस में कैसे मैट्रिक्स में कैसे हम डीएफएस लगाते हैं वो भी हम उस समय ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे। आज बस तुम्हें फील देनी थी कि यार ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं और ग्राफ को हम कैसे स्टोर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम रियल टाइम ग्राफ के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो बस उम्मीद करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने तुम्हें समझाई हैं वो सारी समझ आ गई होंगी। तो हम फटाफट से कोड देख लेते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं। मेरी सजेशन है कि जब भी तुम ग्राफ का वेक्टर बनाओ हमेशा उसको ग्लोबल बनाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ग्राफ के इस वेक्टर को हर एक एल्गोरिदम में यूज़ करने वाले हैं और एल्गोरिदम के लिए हम फंक्शंस बनाएंगे। तो बार बार इसको पास करना इज़ यूजलेस। इसको ग्लोबल हम बना देते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर जब भी टेस्ट केसेस वाले प्रॉब्लम आए जिसमें एक से ज़्यादा ग्राफ हैं, तुम्हें एक से ज़्यादा टेस्ट केसेस सॉल्व करने हैं, तो जब भी तुम नेक्स्ट टेस्ट केस सॉल्व करो उससे पहले इस जी आर को क्लियर कर दो। यानी कि क्या कर दो तुम, gr.clear का यूज़ कर सकते हो ताकि जो पिछले वाले टेस्ट केस में हमने जो ग्राफ बनाया था वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। n और m तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता है? n बताता है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, m बताता है कि नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। तो मैंने gr को दोबारा से रीसाइज कर दिया n+1 से ताकि मेरी कोई भी स्पेस वेस्ट ना हो। n+1 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वन बेस इंडेक्सिंग में मैं मोस्टली काम करता हूँ ग्राफ में कि मेरे एजेस वर्टिसेस हमेशा 1 से लेके n तक होते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, gr(1) में ही मैं स्टोर करूँ कि 1 के एजेस कितने हैं। वरना अगर मैं 0 बेस में स्टोर करता तो मेरे को हर एक वर्टेक्स को -1 करके स्टोर कराना पड़ता। तो मैं जब इनपुट लेता यहाँ पे u और v, जैसे इस प्रॉब्लम में मैंने एक छोटा सा ग्राफ वही जो मैंने ड्रॉ करा था उसी को रिप्रेजेंट करा है। तो 0 और 1 के बीच में एज है। तो अगर मैं 0 बेस इंडेक्सिंग लेता, मान लो यहाँ पे तो 0 पहले से है, ये 0 नहीं होता, ये 7 होता और ये भी 7 होता। तो हम क्या करते, फिर u और v जो मेरे दो वर्टेक्सेस हैं जिसके बीच में एक एज है, अगर मैं 0 बेस इंडेक्सिंग लेता हूँ तो u और v ये मेरे को करना पड़ता, फिर मैं स्टोर करता, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग में सबकी वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको करने की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, 1 बेस इंडेक्सिंग ले लेता हूँ, तो n+1 रख लेता हूँ। एक बारी मैंने रख लिया और ग्राफ जैसे कि मेरा अनडायरेक्टेड था, यानी कि कोई भी डायरेक्टेड एज नहीं था, तो मैंने क्या करा, gr(u) में पुशबैक कर दिया v और gr(v) में मैंने पुशबैक कर दिया u। तो यानी कि 0 का नेबर कौन सा है, 1 है, और 1 का नेबर क्या है, 0 है, वाइसा वर्सा। ये अनडायरेक्टेड के केस में होता है। जैसा हमने देखा था 5 से 6 के बीच में डायरेक्टेड था, तो उसको रिप्रेजेंट करना होता तो क्या करते हैं हम, 5 के अंदर 6 तो डालते, लेकिन 6 के अंदर हम 5 को नहीं डालते, तो वो हमारा डायरेक्टेड एडजेसेंसी लिस्ट बन जाता है। बस सिंपल सी एक चेंज करने से वो डायरेक्टेड बन जाता है। तो ऐसे करके हमने ये ग्राफ को स्टोर कर लिया। अब मैं प्रिंट करता हूँ तो तुम देख रहे हो कि 0 के कौन कौन से हमारे नेबर है वो अच्छे से हमारे सारे प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे 2 बारी 5 इसलिए आया है क्योंकि मैंने इसको अनडायरेक्टेड के फॉर्मेट में लिया है। तो 5 में 5 स्टोर हुआ और दोबारा से मैंने 5 में 5 स्टोर कर लिया, तो इसलिए 5 में 2 बारी 5 आ गया है। और 6 में भी 5 इसलिए आ गया है क्योंकि अनडायरेक्टेड मैंने शो करा है, और 7 में मेरा कुछ भी नहीं है। सो आई होप यार तुम्हें ये लिस्ट बनानी भी आ गई होगी, वेक्टर ऑफ वेक्टर में कैसे काम करना है। वेक्टर ज़्यादा सीखने के लिए मैंने इसलिए पहले कहा था क्योंकि ग्राफ को लिस्ट बनाने के लिए वेक्टर हमारा बेस्ट फॉर्मेट रहता है। एरे में ये चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि एरे में डायनेमिक साइज
नहीं होता है हमारा। इसलिए मैंने वेक्टर सीखने के लिए पहले कहा था पेयर, वेक्टर, ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें पहले इसलिए सिखा दी क्योंकि अब जो ये बड़ा टॉपिक है ग्राफ का, इसमें हम सब कुछ यूज़ करने वाले हैं। कभी कभी मैप भी यूज़ करेंगे, सेट भी यूज़ करेंगे, और हम रिकर्जन का यूज़ करेंगे। रिकर्जन की जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं वो वीडियोस देख के प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, इतनी कि उसको बेसिक रिकर्जन आती हो। बेसिक रिकर्जन आएगी तो कोई भी एल्गोरिदम सीखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और हर एक एल्गोरिदम की वीडियो आने के बाद तुम्हारे पास 2-4 दिन का टाइम आराम से रहेगा, जिसमें उस एल्गोरिदम के मैं उम्मीद करता हूँ तुम 15 to 20 प्रॉब्लम्स हर एक एल्गोरिदम के रेंजिंग फ्रॉम 1300 to 1600 एटलीस्ट कर लो सॉल्व। अगर तुम ये चीज़ करते हो तो यार ग्राफ का टॉपिक जो इतना मुश्किल लगता है ना वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, और ग्राफ के क्वेश्चन कभी तुम्हारे मिस नहीं होंगे किसी भी कॉन्टेस्ट में या किसी भी कंपनी इंटरव्यू में। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।